शेर सिंह जी, आपको लेकर कहीं ना कहीं एक परसेप्शन है कि भाजपा से ज्यादा आप जयराम जी के साथ हैं। हमें जो आशीर्वाद मिला 5 साल, तो हमारे मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिला। ये मैं हर मंच पे खुले दिल से बोलूँगा, चाहे किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे बात। अब रवि जी ने चले जाना है तो उनको टिकट मिलेगी, ऐसे कई लोगों की आस है, कईयों की इच्छा है। तो कई लोग इसमें दुखी भी हुए कि ये क्यों आ गया पार्टी में। वो भी यही बात बोलते हैं कि हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, चिन्ह कोई भी हो सकता है। अभी रवि जी ने दिया इंटरव्यू, वो तो 5 टर्म के भाजपा के एमएलए रहे, वो भी ये बात बोल रहे हैं। मेरे से सच निकलता है, इसीलिए कई लोगों को सच कड़वा लगता है। इसीलिए शायद होशियार सिंह का नाम थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि सच बोलता है। गुरु मंत्र हमें हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें धर्मशाला में दिया था। उन्होंने कहा, बेटा निस्वार्थ भाव से काम करना, निष्भाव से काम करना, बिना भेदभाव के काम करना, आपको कोई नहीं हरा सकता। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, सिलसिलेवार हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर वहां की सियासत का सूरत हाल आप सभी के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम पहुंच चुके हैं देहरा विधानसभा क्षेत्र में। देहरा विधानसभा क्षेत्र जहां का सियासी माहौल इन दिनों बहुत गर्म हो गया है, क्योंकि निर्दलीय विधायक, सिटिंग विधायक जो देहरा के थे वो भाजपा में चले गए। और उसके बाद जिस तरह से भाजपा में गतिविधियां हुई हैं, तो सियासत का जो माहौल है देहरा का वो एकदम इंटरेस्टिंग हो गया है। बिल्कुल चुनावी माहौल यहां पर दिखाई दे रहा है। और देहरा के विधायक इस वक्त हमारे साथ हैं, जो अब भगवाधारी हैं। तो होशियार सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है फर्स्ट वर्डिक मीडिया। नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए, सियासत पे तो हम देहरा की बात करने ही वाले हैं, लेकिन आपसे मुलाकात हुई है और दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनका विधायक है कौन, क्योंकि सियासी तौर पर तो हर रोज आपसे लोग मिलते होंगे, विधायक के तौर पर आपको जानते होंगे, लेकिन निजी तौर पर होशियार सिंह कौन है वो आज आप जनता को जरूर बताएं। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहूँगा कि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। मैं एक बड़े गरीब परिवार से उठा हुआ इंसान हूँ और एक छोटा कारोबार था मेरा, और उस कारोबार को बढ़ाते बढ़ाते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और 2017 में हमने निर्दलीय के रूप में इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। और अब मैं जो हूँ एक यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र देहरा का मैं एक विधायक हूँ। ये एक छोटी सी मेरी कहानी है। मैं एक समाज सेवी हूँ और हमने राजनीति में भी आने के बाद हम राजनीतिज्ञ नहीं रहे। हम एक समाज सेवा के रूप में ही हमने काम किया, समाज सेवा के रूप में ही लोगों के बीच गए। कभी भी एमएलए बनकर के मैं लोगों के बीच नहीं गया, आज भी मैं नहीं गया। आज भी मैं लोगों के पास जाता हूं तो एक घर का सदस्य बन करके जाता हूं। एमएलए मैं सिर्फ विधानसभा में जाता हूं तब एमएलए मानता हूं अपने आप को, नहीं तो अदरवाइज जब मैं देहरा आ जाता हूं तो देहरा में मैं अपने आप को कभी एमएलए नहीं मानता। मुंबईकर भी आप खुद को कहते हैं, ये कहानी भी हमें बताएं। हाँ, मैं मुंबई में पढ़ा लिखा और मुंबई में ही नौकरी की, मुंबई में ही मैंने अपना कारोबार शुरुआत की, मुंबई में ही आगे बढ़ा। मुंबई ने हमें बड़ा कुछ दिया। और जब पौंग डैम बना तो पूरा परिवार जो है मेरा जो है शिफ्ट हो गया था मुंबई। मेरे माता पिता भी मुंबई चले गए थे, तो वहीं पर हमने पढ़ाई लिखाई की। पर 2001 में हम जो है हमने अपना मकान बनाया अपने गांव में। और मेरी माता जो है बुज़ुर्ग है, आज 85 ईयर्स के हैं, वो जो है गांव में आगे रहने। तो हम बारी बारी से माता को देखने के लिए आते थे। जैसे हम 4 भाई थे तो सभी की ड्यूटी लगती थी कि एक एक महीना एक एक भाई जो है अपने मदर को देखेगा। तो यहाँ आने के बाद हम जो है कई लड़कों को, कई बच्चों को मुंबई ले गए, काम सिखाया, नौकरियों पे लगाया। तो ये सिलसिला चला रहा, समाज सेवा का सिलसिला आज का नहीं, ये बहुत पहले से चला रहा। पर ये नहीं पता था एक दिन ऐसा भी आएगा कि जहां हम इलेक्शन लड़ेंगे और जनता जो है हमें इलेक्शन लड़ा करके एमएलए बनाएगी। तो ये सच्चाई है कि मैं आज भी इसीलिए लोगों के बीच जब भी जाता हूं तो एक साधारण कॉमन मैन जिसको कहते हैं हम, एक साधारण इंसान बन के लोगों के बीच जाता हूं, कभी भी मैं एमएलए बन के नहीं जाता।
तो ये है, लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है और वो बरकरार है, आज भी बरकरार है। साधारण व्यक्ति आप खुद को मानते हैं। अगर चुनाव पिछले 2017 का चुनाव हम देखें तो जनता ने निर्दलीय तौर पर आपको चुनकर विधानसभा भेजा था, लेकिन अब आपने भाजपा ज्वाइन की है, तो जनता ज़रूर आपसे जानना चाहेगी कि आखिर भाजपा आपने क्यों चुनी, आपने भाजपा को क्यों चुना। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि देहरा की जनता पिछले 30 वर्षों से विपक्ष में बैठी। सरकार भाजपा के बनी तो एमएलए कांग्रेस का, और सरकार कांग्रेस की बनी तो एमएलए भाजपा का। तो हर एमएलए के बाद एक ही जवाब होता था कि हम विपक्ष में बैठे, हम काम नहीं कर सकते। और देहरा एक ऐसा क्षेत्र बन गया कि जहाँ कोई अगर मुख्यमंत्री भी आता था तो उसके पुतले जलते थे, काले झंडे दिखते थे, तो कोई मुख्यमंत्री भी यहाँ नहीं आता था। और देहरा को कोई भी 30 साल में कोई बड़ी सौगात भी नहीं मिली। तो और जब मैं एमएलए बना तो मैं पहले दिन से ही मैं एसोसिएट मेंबर बना और सरकार के पक्ष में बैठा, विपक्ष में नहीं बैठा। और पक्ष में बैठने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें 500 करोड़ की सौगात मिली। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने निस्वार्थ भाव से हमें पैसा दिया, प्रोजेक्टों के लिए पैसा दिया, स्कीमों के लिए पैसा दिया और 500 करोड़ की सौगात दी। तो मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता था। और ऐसे भी भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, डिसिप्लिन पार्टी, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप की पार्टी। तो हमने तय किया, हमें ऑफर आई माननीय मुख्यमंत्री जी की, अध्यक्ष की, तो हमने तय किया कि हम भाजपा जो है ज्वाइन करेंगे और हमने भाजपा पार्टी ज्वाइन की। मैं गद्दारी नहीं कर सकता था कि कोई ये ना बोले कि हमने इतना दिया और उसके बाद मैंने गद्दारी की। तो हमने अपना फ़र्ज़ निभाया और फ़र्ज़ के नाते ही हमने जो है पार्टी ज्वाइन की। ये सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भाजपा के आप हो गए हैं अब, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब से आप भाजपा में आए हैं तो कई विरोधी जो हैं आपके भाजपा में दिखाई अब देने लगे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। आप भी कहीं ना कहीं खुले मंचों से चेतावनियां, चुनौतियां देते दिखाई दिए हैं। भाजपा एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड पार्टी है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस वक्त भाजपा में जो ये कलह की स्थिति दिखाई दे रही है, ये हाईकमान को खटक भी सकती है? देखो, हमने कभी भी पार्टी के विरुद्ध कभी बात नहीं की, ना कांग्रेस के खिलाफ बोले कभी, ना बीजेपी के खिलाफ बोले। क्यों बोलना? पार्टियां तो सब अच्छी होती है, पार्टियां कोई खराब नहीं होती है। ये तो व्यक्ति है जो किस तरह से अपने आप को निखारता, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जो विरोध हो रहा है, कुछ लोगों का विरोध है कि वो भी इच्छुक हैं, टिकटार्थी हैं, जो जब वो सोचते थे कि रवि जी ने चले जाना है तो उनको टिकट मिलेगी, ऐसे कई लोगों की आस है, कईयों की इच्छा है। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आस होना ज़रूरी है। तो कई लोग इसमें दुखी भी हुए कि ये क्यों आ गया पार्टी में। तो उन्होंने हमारा विरोध किया कि हम जो है इनको पार्टी में लेने का विरोध करते हैं। हमने उनको मनाने की कोशिश की कि भाई मिलकर के चलेंगे तभी सरकार रिपीट होगी, तभी सरकार जो है अगले सेकंड टर्म कंटिन्यू करेगी। और लेने का निर्णय हाईकमान का है, हम मिलकर चलेंगे। अभी भी मेरी बातचीत चली हुई है उन लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ जो नाराज़ वर्ग है उनके साथ मैं बैठता हूँ, उनसे फ़ोन पे बातचीत चली हुई है उनके साथ। मेरा पूरा यकीन है कि वो सारे जो है हम इकट्ठे होकर चलेंगे आने वाले इलेक्शन में। अभी आप इकट्ठा होकर चलने की बात कह रहे हैं, लेकिन मंच से आपने चुनौती दी थी, तो वो चुनौती किसके लिए थी, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। मैंने चुनौती किसी पर्सनल व्यक्ति को नहीं दी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि जो यहाँ वहाँ जा रहे हैं या कोई बोल रहा है मैं देहरा से, मैं वहाँ से, जो खो खो का खेल खेल रहे हैं, ये ना खेलें। बस जिसने भी यहाँ से लड़ना आखिर के काम करें, लोगों के बीच आएँ, दूर पार बैठ कर के सपने ना देखें, दूर पार बैठ कर के लोगों को गुमराह ना करें, दूर पार बैठ कर के तंग ना करें, दूर पार बैठ कर के होते हुए कामों में रुकावट ना बने। हम ये कहते हैं कि भाई आए ना,
जिसने भी लड़ना है वो दे रहा है, लोगों के बीच आए ना। जब लोगों के बीच आपने आना नहीं और बोलना कि हम विरोध के लिए सिर्फ विरोध कर रहे हैं, वो गलत है। उस गलती के लिए हमने कुछ लोगों को ये बात कही कि भाई आप आओ और लड़ो ना इलेक्शन। आपने रोका किसने? हमने किसी को, हमने थोड़ी बोला आप मत लड़ो। आप आओ ना, लड़ो ना इलेक्शन, देखो ना, आप आकर के जनता के बीच तो आओ। अब 5 साल जनता के बीच नहीं आना और फिर बोलना कि नहीं हम होशियार को नहीं चलने देंगे, नहीं आने देंगे, इसको नहीं काम करने देंगे, वो तो गलत बात है, वो तो विरोध की भावना है। हम आए डेवलपमेंट करने, हमारा काम है, हम लोगों के लिए, लोगों ने हमें प्रतिनिधि बना करके विधानसभा भेजा है, क्यों हम उनके काम करें। तो मैं लोगों के बीच रहता हूँ 24 घंटे, तो हम लोगों को बोलते हैं कि हाँ भाई जिसने भी लड़ना आए ना, लोगों को बताए 5 साल में वो कितनी बार कितने सुख दुख में आए, कितने लोगों के बीच आए, कितने लोगों के मरने जीने में आए, कितने लोगों को पढ़ाई कराई, कितने लोगों को मेडिकल एड दी, कितने बच्चियों को पढ़ाया, आए ना, बताए ना लोगों को। कितनी सड़कें बनाई, कितना पैसा दिया, बताए ना लोगों को। सिर्फ मीडिया में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना ये गलत बात है। तो हमने उनको कहा कि आओ भाई लड़ो, भाई जिसने लड़ना, जो भी इच्छुक है, 10, 15, 20, 25, 50 जो भी इच्छुक है, आओ भाई लड़ो, आओ लोगों के बीच आओ, लोगों के बीच आके खड़े रहो, लोगों के सुख दुख में खड़े रहो भाई, आओ आओ भाई सभी लोग। ये मेरी बात, ये असली मायना मेरी बात का ये था। पर इसको तरोड़ मरोड़ करके बोला जाता, हर होशियार सिंह बोलता है तब भी न्यूज़ बनती है, नहीं बोलता तब भी न्यूज़ बनती है। तो ये तो गलत बात है। मैं समझता हूँ कि अच्छाई को अच्छाई के रूप में बोलना चाहिए, बुराई को बुराई के रूप में बोलना चाहिए। हमने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, ना किसी पार्टी को बुरा कहा, ना किसी पर्सनल व्यक्ति को बुरा कहा। हमने तो किसी को कहा ही नहीं बुरा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि चर्चा में आप बने रहते हैं। निर्दलीय विधायक होने के बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ कि होशियार सिंह को अनदेखा कर दिया जाए। ये तो अच्छी बात है, चर्चा में रहना। शुरुआत में आपने इंटरव्यू के कहा कि आप भाजपा को दगा नहीं देना चाहते थे, इसलिए जब आपको ऑफर आया तब आपने भाजपा पार्टी ज्वाइन करी। लेकिन अब अगर भाजपा हाईकमान के सर्विस के तहत या कुछ भी ऐसा होता है और टिकट आपको नहीं मिलता, और क्योंकि अब आप भाजपा में हैं तो आपसे कहा जाता है कि जो भी भाजपा की ओर से उम्मीदवार है उनका साथ दिया जाए, और आपको टिकट नहीं मिलता, तो होशियार सिंह का उसके बाद क्या रुख होगा? देखो, चुनाव लड़ना, हारना, जीतना, ये सब मैं समझता हूँ कि एक कर्मों का और भाग्य का खेल है। विधाता ने क्या लिखा है किसी के बारे में ये कोई नहीं जानता। मैं बम्बई अच्छा भला कमा रहा था और मैं हिमाचल आ गया, इलेक्शन लड़ा और जीत गया। ये मुझे भी नहीं पता था कि मैंने इलेक्शन लड़ना, मैंने कभी पंची का इलेक्शन नहीं लड़ा। हम आज ये कैसे बोल दें कि कल क्या होगा? कल हो सकता है मुझे टिकट मिले, वो भी हो सकता है। वही तो सिनेरियो है, टिकट आपको नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? टिकट जो भी है, पार्टी ने तय किया है कि टिकट जो दी जाएगी वो सर्वे रिपोर्ट के आधार पे दी जाएगी। अब सर्वे रिपोर्ट के आधार पे दी जाएगी तो सर्वे चला हुआ है, आप सर्वे करें। आप अपना, हर चैनल सर्वे कर रहा है, हर जगह से कई हज़ारों लोगों को फ़ोन आ रहे। तो जो सर्वे जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि उस सर्वे में हम पीछे हैं कहीं किसी से। तो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अगर हम सोचते हैं तो हम टिकट के हकदार हैं, टिकट के दावेदार हैं। यदि टिकट नहीं मिलती है, जो आपका सवाल है, तो उस समय जनता क्या कहती है, जनता क्या जवाब देती है, उसके पर निर्भर है। पर इस वक्त मैं ये कहूँगा कि स्पेकुलेशन पे बात करना जो है वो ठीक नहीं है। आज हर व्यक्ति, चाहे रमेश धवाला जी की आप स्टेटमेंट सुनो, हर रोज़ बोलते हैं जी पार्टी जहाँ से टिकट देगी लड़ूंगा, अगर नहीं देगी तो सोच विचार करूंगा। दूसरे भी मेरे प्रतिनिधि है, वो भी यही बात बोलते हैं कि हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, चिन्ह कोई भी हो सकता है। अभी रविंद्र रवि जी ने दिया इंटरव्यू, वो तो 5 टर्म के भाजपा के एमएलए रहे, 6ठी बार हारे। वो भी ये बात बोल रहे हैं न्यूज़ चैनल में कि जी मैं तो लड़ूंगा इलेक्शन, मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, चिन्ह कौन सा होगा वो वक्त बताएगा। तो वो भी ये बातें कर रहे हैं, जो कि मैं तो आज आया भाजपा में, मुझे तो आए हुए चंद दिन हुए, 1 महीना हुआ। तो मेरे पर सभी लोगों का फोकस हो गया कि लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। ये तो जनता तय करेगी, जनता सर्वोपरि है। वोट बटन दबाने वाली जनता है लोकतंत्र में, वो बिठाएगी कुर्सी। कुर्सी मेरी नहीं है, ये कुर्सी इज द पब्लिक चेयर,
पब्लिक बिठाती कुर्सी पे, पब्लिक उतारती, पब्लिक जिताती, पब्लिक हराती है। तो पब्लिक तय करेगी जो भी करना है। हम तो सिर्फ एक सेवक हैं, हम तो सिर्फ सेवा के लिए आए हैं, लोगों के कार्य करने के लिए आए। अगर पब्लिक कहेगी, जब हम अपना सर्वे भी करा रहे हैं साथ में, तो पब्लिक कहेगी कि भाई हमें नया चेहरा चाहिए, हमें इससे भी अच्छा चेहरा चाहिए, हम चले जाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, आई विल ड्रॉप। पब्लिक कहेगी कि नहीं आपने लड़ना है, वो भी एक दो नहीं, हजारों की संख्या में अगर पब्लिक कहेगी तो उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा उस वक्त। लेकिन जब ये भाजपा के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे, जो 6-6 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनको आप पूछो जाकर के भाई आपको क्यों लड़ना है इलेक्शन, आप क्यों पार्टी के डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं होशियार सिंह को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर होशियार सिंह को बीजेपी ने ले लिया तो आप क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है होशियार सिंह के आने से, होशियार सिंह को टिकट मिलने से आपको क्या समस्या है, पूछो उन लोगों को। उनके लिए तो काफी कठिन हो गया होगा, इतने समय से पार्टी ने हाथ पकड़ के रखा है और अब चीजें अगर बिगड़ती हैं तो निसंदेह कहीं ना कहीं समझना उनके लिए इस वक्त मुश्किल जरूर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 साल तक आप जनता के बीच में रहे हैं, देहरा की 5 साल आपने यहाँ काम किया है। अब 5 साल बाद जनता अगर आपसे ये पूछे कि दूसरी बार आपको मौका क्यों दिया जाए, तो आप क्या जवाब देंगे? देखो बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको एक आज बड़ी स्पष्ट बात बताऊंगा, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो भी सच है मेरे से सच निकलता है, इसीलिए कई लोगों को सच कड़वा लगता है, इसीलिए शायद होशियार सिंह का नाम थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि सच बोलता है। जब इलेक्शन हुए मुझे 24-25 हज़ार वोट मुझे मिला, भाजपा को 20,000 वोट मिले और कांग्रेस को 8,500 वोट मिले। हम सरकार के साथ जुड़े, सरकार के एसोसिएट बने, हमने निस्वार्थ भाव से काम किया जनता का। वो जो 20,000 लोगों ने जो बीजेपी को भी वोट दिया, तो हमने, या 8,000 वोट जो कांग्रेस को भी पड़े, 28,000 वोट हो गए, हमने कभी भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया। हमने कभी भी, आज दिन तक का रिकॉर्ड है, 5 साल होने लगे हमारे, हमने कभी भी किसी को ये नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हो, आपने मुझे वोट दिए या नहीं दिए। हमने एक ही बात कही कि आप मेरे हो, मैं आपका विधायक हूं, जिसने वोट दिए उनका भी, जिसने वोट नहीं दिए उनका भी। वो जो 20,000 लोग थे उनको मैंने गले लगाया, वो जो 8,000 लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिए थे उनको भी मैंने गले लगाया। हमने कभी भेदभाव नहीं किया उनके साथ कि आपने मुझे वोट नहीं दिए, आपने फलाने को वोट दिए, जाओ फलाने के पास जाके काम कराओ, मेरे पास मत आना। हमने कभी ऐसा नहीं किया। हमने हर किसी का काम किया। हमने 5 साल में किसी की ट्रांसफ़र नहीं की। हमने ठेकेदारी प्रथा जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी वो हमने जो ख़त्म की और यहाँ ऑनलाइन सिस्टम के टेंडरिंग सिस्टम अडॉप्ट कराया। हमने रेस्ट हाउस की प्रथा बंद की, हमने रेस्ट हाउस जाना बंद किया, लोगों के पास जाना शुरू किया, पंचायतों में जाना किया शुरू, और एक एक पंचायत में 25-25 बार मेरी विजिट हुई है। हम लोगों के बीच रहे, निस्वार्थ भाव से काम किया, और यही गुरु मंत्र हमें हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें धर्मशाला में दिया था। जब हमारी इंट्रोडक्शन हुई, हमने इंट्रोडक्शन दी कि मैंने दोनों राष्ट्रीय पार्टी को हराया है और मैं इंडिपेंडेंट विधायक, तो उन्होंने यही गुरु का ज्ञान दिया जो मैंने उसको गुरु मंत्र माना। उन्होंने कहा बेटा निस्वार्थ भाव से काम करना, निष्भाव से काम करना, बिना भेदभाव के काम करना, आपको कोई नहीं हरा सकता। और आज दिन तक मैं उसी मंत्र को लेके चला लोगों के बीच, और लोगों का प्यार स्नेह मुझे मिला, आज भी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो मैं ये कहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ हर किसी को कि सब अच्छे होते हैं। आप जब जीतते हो, ये परमात्मा आपको जितवाता है। आपके अच्छे बोल, आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे कार्य, आपके अच्छे जो है संबंध आपको जिताते हैं। और कभी किसी के साथ भेदभाव ना करें, निस्वार्थ भाव से काम करें। इससे जो है लोगों का प्यार बढ़ता है, लोगों का साथ बढ़ता है, और वही आज हमें प्राप्त हुआ, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो वो जो 20,000 वोट जो भाजपा को पड़े थे, जिनके कार्य अब हमने किए 5 साल, अब वो भी हमसे जुड़े। वो जो 8,000 वोट कांग्रेस को पड़े थे, वो लोग भी हमसे जुड़े। तो हमारी ताकत 5 सालों में दुगनी हो गई। हमारी ताकत जो है लोगों में दुगनी हो गई, और लोगों ने एक्सेप्ट किया हमें कि नहीं, यही व्यक्ति है जो हमारे सुख दुख में आता है, यही व्यक्ति जो काम करता है। और आज वोट काम को मिलेंगे जो हमने काम किए, जो हमने पर्सनल लोगों के साथ संबंध बनाए,
जो उनके जीने में मरने में। तो लोग मुझे आज भी, मैंने कहा कि मुझे एमएलए नहीं मानते, मुझे अपने घर का सदस्य मानते कि साड़ा करेदा है। तो ये एक बात यहाँ चली हुई है पूरे देरा विधानसभा में। पर फिर भी अपोजिशन तो होती ही है और मैं मानता हूँ कि आज भी अपोजिशन तो है। तो अब ये अपोजिशन को भी मैं कोशिश करता हूँ अपना मनाने की। जब हर किसी को मैं एक ही बात कहता हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का बिगुल बजा देगा तब हम राजनीति करेंगे वोटों की। जब वोट पड़ गए, एमएलए बन गए, उसके बाद वोटों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर राजनीति होनी चाहिए तो सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए और कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मेरा बोल है। कयास हैं कि कांग्रेस एक नए चेहरे को देहरा विधानसभा क्षेत्र से इस बार उतार सकती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई नया चेहरा, क्योंकि पिछली बार जो है स्थिति अच्छी नहीं रही थी कांग्रेस के लिए, अगर नया चेहरा देहरा में अब आता है तो भाजपा के लिए राह मुश्किल हो सकती है देहरा को फतेह करने की? देखो, देहरा बड़ा ही बुद्धिजीवी लोग है। देहरा में पहली बार देहरा में एक लोकल कैंडिडेट जीता है। 70 साल में कभी कोई लोकल कैंडिडेट यहाँ से नहीं आया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ देहरा एंड हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक लोकल व्यक्ति एमएलए बना है। अब लोगों ने ठान ली है कि हम बाहर वालों को एमएलए नहीं बनाएंगे। हुएवर इज आउटसाइड उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, बाकी भाग्य आजमाने का शौक है तो हर कोई आ सकता है। भाग्य आजमाना के लिए कोई भी आ जाए और जो भी व्यक्ति बाहर का आ रहा है उसने ये समझना चाहिए कि वो 5 साल के बाद आ रहा है। 5 साल के बाद जो यहाँ आ रहा है तो लोग उसको सवाल ज़रूर पूछेंगे कि 5 साल तो कहाँ था, 5 साल तो कितने गांव में आया, 5 साल तो कितने लोगों के बीच बैठा, 5 साल तो कितने लोगों की सेवा की। लोग सवाल ज़रूर पूछेंगे। जो भी व्यक्ति अभी आएगा, या तो वो 5 साल से सेवा करता, लोगों के बीच रहता, तो मैं मानता कि हाँ मुकाबला है। 5 साल के बाद कोई यहाँ पर आ जाए और कहे कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मोस्ट वेलकम। जनता उसको जवाब देगी, जैसे पहले दिया जवाब वैसे अभी भी देगी जवाब। आउटसाइडर्स कोई भी हो, देहरा की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, उसको जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। चलिए, ये आपने कहीं ना कहीं तय कर लिया है कि बाहर का व्यक्ति जो है वो देहरा में चलने नहीं वाला है। होशियार सिंह जी, आपको लेकर कहीं ना कहीं एक परसेप्शन है कि भाजपा से ज़्यादा आप जयराम जी के साथ हैं। तो अगर प्रदेश स्तर पर कोई बदलाव बाद में होता है, क्योंकि ये सियासत है, यहाँ समय बदलते समय नहीं लगता, तो अगर कोई बदलाव ऊपरी तौर पर होता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया फिर उसके बाद रहेगी? और ये जो परसेप्शन कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब आप तो वही सवाल कर रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या है। ये तो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। हमें जिसने दिया हम तो उसी का गुण गाएंगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। उसी तरह आज जयराम जी है, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं यदि एमएलए हूँ तो पूरे देहरा का एमएलए हूँ। तो ये जो बात, आप कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, तो इस विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें जो आशीर्वाद मिला 5 साल, तो हमारे मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिला। ये मैं हर मंच पे खुले दिल से बोलूँगा, चाहे किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे बात। बुराई वाली बात ही कोई नहीं है, पर उन्होंने अच्छे काम किए देहरा के लिए, तो मैं उनकी प्रशंसा हर मंच पे करता हूँ और हर मंच पे करता रहूँगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। जनसंपर्क अभियान भी आपका जारी है, रोजाना आप लोगों से मिलते हैं, उनके काम करते हैं। क्या आपको लगता है ग्राउंड लेवल पर जनता की, देहरा की जनता के जो मेन मुद्दे हैं वो क्या है? क्या चाहती है देहरा की जनता? देखो, देहरा में आज भी अगर कोई कहे कि 70 साल की समस्या हम 2 साल में पूरी कर दे तो हम नहीं कर सकते। हमें 5 साल मिले, 5 साल में 2 साल, 2.25 साल कोरोना काल के चले गए और उसके बीच में 3 इलेक्शन हुए। एक धर्मशाला का बाई इलेक्शन हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट लगा 40 दिनों का। फतेहपुर का इलेक्शन हुआ, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगा। पंचायत के इलेक्शन हुए, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगे। तो हमें तो काम ही 2 साल करने मिला, हमें तो 5 साल मिले ही नहीं काम करना। तो मैं ये समझता हूँ
कि जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है और जो 5 मूलभूत सुविधा हैं जो जनता को चाहिए, हर पंचायत को चाहिए, 5 मूलभूत सुविधाएं होती है: सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर हम ये 5 सुविधा नहीं दे सके ना तो समझ लो कि हमने कोई काम नहीं किया। ये 5 मूलभूत सुविधा हम अगर नहीं दे सके तो हमने कोई काम नहीं किया। सड़क इसलिए हर घर को पहुंचनी चाहिए, हर घर को सड़क एम्बुलेंस पहुंचना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो यूथ है वो बाहर नौकरी करने चला गया, माँ पिता जो बुजुर्ग ही घर में रहते हैं, बीमार हो जाए तो उनको उठा करके लेके जाना पड़ता है। और देरा की सबसे बड़ी समस्या पौंग डैम। जब पौंग डैम बना हमारे लोग उजड़ गए, हमारे लोग 1972 में जहाँ जगह मिली वहाँ मकान बना लिए और आज वो मकान जो है जब बंदोबस्त हुआ 1974-75 में वो फॉरेस्ट में चले गए। तो आज भी 450 परिवार है जो लैंडलेस है, जो फॉरेस्ट में बसे हुए, जिनको आज भी ना बोनाफाइड मिलता, ना कोई फैसिलिटी मिलती, ना कुछ मिलता। हमारे लोग उजड़ गए। हम अब मेरे देरा में 20,000 डैम ओस्टी हैं, 20,000 डैम ओस्टी उजड़ गए। हम हमारे ही स्टेट में, हमारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में रिफ्यूजी बन गए और रिफ्यूजी बन के रह रहे। हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली, हर किसी ने आंखें बंद कर ली। मैंने वो आवाज़ उठाई, हर जगह उस आवाज़ को उठाता हूँ। तो देरा जो है बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो हम चाहते हैं कि देरा आगे बढ़े। इतनी अच्छी झील है पौंग डैम, ये पौंग डैम को टूरिज़्म अगर उसको तवज्जो दें तो हज़ारों लोगों को यहाँ नौकरी मिल सकती है। हमने कोशिश की कि यहाँ पर टूरिज़्म आए, पर हमने कहा कि हमें सिर्फ 2 साल काम करने मिला, 3 साल जो हमारे कोविड काल में और बाकी समय निकल गए हमारे, हम उसमें आगे नहीं बढ़ सके। मेरा एक ही चाहत थी यूथ के साथ, मैं यूथ के साथ बड़ा जुड़ा हुआ हूँ और यूथ मेरे साथ बच्चे से लेके हर कोई जुड़ा हुआ है। मेरी एक ही चिंता जो रहती है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई बेरोजगार ना रहे। इसीलिए हमने मनरेगा की स्कीम में, सारी मनरेगा की स्कीम्स को हमने कन्वर्जेंस किया ताकि मेरे मनरेगा की लेबर को जो है 90 दिन काम मिले। हमने उस विषय में, उस दिशा में बड़ा काम किया इस क्षेत्र में ताकि हर किसी को नौकरी मिले। पर फिर भी मैं आज भी कहता हूँ कि हम सभी काम नहीं कर सके। 2 साल का टाइम था, पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम किए। 500 करोड़ रुपया लगाया, पानी की स्कीमें लाए जो 70 सालों में नहीं आई, उन स्कीमों को हम लाए, उसको इम्प्लीमेंट किया। आज पानी की समस्या ख़त्म हुई है। जो हमारी सड़कें नहीं थी, खड्डे थी, उन खड्डों को सड़कों में तब्दील किया। ऐसी समस्या 50 सालों में से पुल नहीं बना था, उसका भी हमने शिलान्यास किया। नंद नाले का पुल, धार दंगड़ की सड़क नहीं थी, वो सड़क बना करके बसें चलाई। वैसे कई सारे काम हमने किए और ये सारी जो मैं कहूँगा कि जो भी हुआ ये सरकार की देन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। ये देहरा पर जो सियासत की चर्चा थी वो तो आपके साथ हो गई है। तो अंत में अगर देहरा की जनता को आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो फर्स्ट वर्ड मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं। मैं जनता से एक ही बात कहना चाहूँगा और जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि 5 साल हुए मुझे एमएलए बने हुए। आपके आशीर्वाद से मैं एमएलए बना, आपके सहयोग से मैं एमएलए बना और हर वक्त आपने मेरा साथ दिया। जब मैंने जन सभा रखी थी 30 मार्च को, उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके 12,000 से अधिक लोगों ने आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। मैं अपनी पूरी समस्त देहरा की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दिल की गहराइयों से मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। हो सकता है कि कुछ कार्य मुझसे न हुए हों, हो सकता है कि मुझसे कोई गलतियां भी हुई हो, तो मैं उन गलतियों के लिए भी मैं जनता से माफ़ी चाहूँगा कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो या हमारे कारण किसी के दिल को चोट पहुँची हो तो मैं उन सभी से क्षमा चाहूँगा। और आने वाले समय में जनता से आग्रह करूँगा कि जब भी आप वोट देंगे, आपका एक बहुत बड़ा अधिकार है इस लोकतंत्र में, सबसे बड़ा अधिकार है जनता का वोट देना। नए वोटर्स भी बने हैं अब हमारे, सभी लोगों से मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ करके कि अच्छी राजनीति, अच्छे लोगों को वोट देना, सोच समझ करके वोट देना। जो भी वोट मांगने आएगा उसको 5 प्रश्न ज़रूर पूछना कि 5 साल के बाद आप वोट मांगने आए तो आप क्यों आए, आपका अता पता क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो। तीसरा, आप कितने सुख और दुख में आप लोगों के बीच आए।
चौथा, कितने गरीबों की आपने मदद की, ये सवाल ज़रूर पूछना। और आखिर में कभी भी कास्टिज्म पर वोट मत देना। कई लोग कास्टिज्म पे वोट मांगते हैं। हमारा संविधान है सब एक बराबर, उस संविधान के बारे में सोचना। कई लोग कास्टिज्म पे चलते हैं, उस कास्टिज्म के ऊपर मत चलना। हम सब एक हैं, हर जात हर कास्ट एक हैं, इसके ऊपर कभी मत, आपने कास्टिज्म पर कभी मत जाना। और हम अपने क्षेत्र को और मजबूत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। 500 करोड़ की सौगात मिली 5 सालों में, 2 सालों में मैं कहूँगा। आने वाले समय में और लड़ाई लड़ेंगे, हम रहे ना रहें, हम बने ना बने, लेकिन आपका विधायक हमेशा आपके मन में, आपके दिल में रहेगा और आपकी लड़ाई हमेशा लड़ता रहेगा। ये मैं संदेश आपके चैनल के माध्यम से जनता को देना चाहता हूँ। पूरी तरह तैयार आपने जनता को कर दिया है। 4-5 प्रश्न भी दे दिए हैं कि कोई वोट मांगने आए तो ये कहें। चलिए, बहुत सार्थक ये चर्चा रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका होशियार। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपके चैनल का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हिमाचल में किसकी बनेगी सरकार? मिशन रिपीट होगा या दबेगा डिलीट का बटन? कौन है असरदार और कौन अस्वीकार? कितने वादे पूरे और कितने अधूरे? वादों की कसौटी पर कौन हिट कौन फ्लॉप? अब बनेगी हर विधायक की बैलेंस शीट। फर्स्ट वर्डिक्ट आ रहा है आपके क्षेत्र में। हर निर्वाचन क्षेत्र, हर शहर, हर ब्लॉक, हर पंचायत की टटोलेंगे नब्ज। हम और आप मिलकर बनाएंगे हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड। सटीक खबरें और उत्तम विश्लेषण के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए फर्स्ट वर्डिक्ट।